हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इलियाड के बारे में। द इलियाड जिसे होमर के द्वारा लिखा गया है और यह होमर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स में से एक है, या इसे इस प्रकार कहें कि यह होमर का सबसे बेस्ट एपिक्स में से एक है। तो दोस्तों आइए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम समझते हैं एपिक्स होता क्या है। व्हाट इज एपिक्स? तो एपिक्स को हम सबसे शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं कि जो एपिक्स है वह नोवेल का एक बहुत बड़ा ह्यूज फॉर्म है, एक बहुत बड़ा रूप होता है नोवेल का। कई सारे नोवेल मिला करके हम कह सकते हैं कि एक एपिक्स का निर्माण होता है। कम से कम एक एपिक में कम से कम 12 बुक्स या फिर तो 12 चैप्टर्स होने चाहिए। कम से कम 12 बुक्स या 12 चैप्टर्स होने चाहिए, तब हम इसे एपिक्स की श्रेणी में रख सकते हैं। जिस प्रकार से महाभारत एक एपिक है, जिस प्रकार से एक रामायण एक एपिक है, तो इसी प्रकार से इलियाड जो कि होमर के द्वारा लिखा गया है, यह भी एक एपिक है। तो दोस्तों हमने जाना कि एक एपिक में कम से कम 12 बुक या फिर तो 12 चैप्टर्स होने चाहिए, लेकिन द इलियाड में 24 बुक्स हैं या फिर तो 24 चैप्टर्स हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल एक बुक के बारे में वर्णन करना है हमें। तो आइए समझते हैं द इलियाड के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा होमर के बारे में जान लेते हैं। तो होमर जो कि बिलोंग करते हैं ग्रीस से, ग्रीस देश के निवासी थे। इन्हें पोइट्री का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पोइट्री के क्षेत्र में अपना ऐसा वर्चस्व कायम किया कि ये पूरे दुनिया भर में फेमस हो गए। यूरोप में इन्हें एपिक के क्षेत्र में प्रथम और महान पोएट के रूप में गिना जाता है। होमर के द्वारा लिखी गई दो सबसे बेहतरीन एपिक्स, जिसका नाम द इलियाड एंड ओडिसी है। द इलियाड एंड ओडिसी है, और इन्हीं दोनों एपिक्स के कारण ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हुई। दोस्तों ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारियाँ होमर के बारे में। अब आइए समझते हैं इलियाड के बारे में कि इलियाड क्यों लिखा गया। तो इलियाड जो है यह दो देशों के बीच युद्ध के दौरान लिखा गया था। वो दो देश थे, ग्रीस और ट्रोजन। इन दोनों के बीच युद्ध चला था, जो कि बहुत लंबा चला था, लगभग 10 वर्षों तक यह युद्ध चला था। तो इसी युद्ध का वर्णन इस बुक में किया गया है, द इलियाड नामक इस पिक्स में किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ और जानते हैं कि आखिर क्या है इस इलियाड में। दोस्तों स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में ज़रा भी परेशानी ना हो। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रीक देश के कैरेक्टर्स की, यानी ग्रीस आर्मी की कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टर्स है हेलेन। हेलेन जो कि उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रहती है, या हम कह सकते हैं कि यह स्टोरी पूरी तरह से इसी पर आधारित है। सेकेंड नंबर है मेनालोस का। मेनालोस जो कि हेलेन का हस्बैंड रहता है और स्पार्टा देश का किंग भी रहता है। स्पार्टा ग्रीस का एक राज्य रहता है। स्पार्टा ग्रीस का एक राज्य रहता है, वहीं का यह राजा रहता है मेनालोस, और हेलेन उसकी पत्नी रहती है। तीसरा नंबर आता है एक्लिस का। एक्लिस जो है वह ग्रीक आर्मी का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा रहता है। कई बड़े बड़े युद्धों में वह अपना शौर्य साबित कर चुका होता है। अगला नंबर आता है, चौथा नंबर, पेट्राक्लोस का। पेट्राक्लोस एक्लिस का फ्रेंड रहता है, वह भी एक्लिस की तरह बहादुर, तेज और ग्रीस आर्मी का एक प्रमुख जवान रहता है। अगला नंबर आता है पीलियस का। पीलियस जो कि एक्लिस के फादर होते हैं, एक्लिस के फादर का नाम पीलियस होता है। अगला नंबर होता है टेथिस का। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि इस युद्ध में कई देवी देवता भी दोनों देशों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। तो जो टेथिस है वो समुद्र की देवी रहती है और एक्लिस की मदर भी रहती है। मदर से कहने का अर्थ यह है कि वह
एक्लिस को कई प्रकार से हेल्प भी करती है, कई युद्ध में उसकी सहायता करती है, और वह समुद्र की देवी रहती है, टेथिस। तो इस युद्ध में कई सारे देवी देवता का भी जिक्र किया गया है, वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो पहले इसे समझते हैं। टेथिस जो है समुद्र की देवी रहती है और एक्लिस की मदर भी रहती है। अगला नंबर है एगामेमनन का। एगामेमनन जो कि कमांडर इन चीफ रहता है ग्रीक आर्मी का। ग्रीस आर्मी का सबसे हेड रहता है, वो है एगामेमनन। अगला नंबर है केल्चस का। केल्चस जो है वह ग्रीक आर्मी के लिए प्रिडिक्टर का काम करता है। प्रिडिक्टर यानी ज्योतिषी का काम करता है, भविष्यवाणियाँ करते रहता है, कब सेना हारेगी जीतेगी इसके बारे में यह भविष्यवाणी करते रहता है, केल्चस। दोस्तों ये तो हो गई ग्रीस आर्मी यानी ग्रीक देश के कैरेक्टर्स का नाम। तो ट्रोय आर्मी की तरफ से सबसे पहला कैरेक्टर्स का नाम है पिरियम। पिरियम जो कि ट्रोय देश के राजा रहते हैं। इनकी बीवी का नाम हेक्यूबा रहता है और इनके 3 बेटे होते हैं, हेक्टर, पेरिस और डिफोबस। हेक्टर जो है वह कमांडर इन चीफ रहता है ट्रोजन आर्मी की तरफ से, यानी जिस प्रकार से एगामेमनन अपने देश यानी ग्रीक्स आर्मी की तरफ से कमांडर इन चीफ रहता है, उसी प्रकार से हेक्टर भी अपने देश का सदस्य, मुख्य सदस्य यानी हेड रहता है। पेरिस, पेरिस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इस एपिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख कैरेक्टर्स के ट्रोय आर्मी की तरफ से। तो वो है 2 लड़कियां जिनका नाम क्राइसिस और ब्राइसिस रहता है। ये दोनों ट्रोय देश के एक शहर क्राइसिस से संबंध रखते हैं, यानी ये दोनों ट्रोय देश के क्राइसिस शहर से बिलोंग करते हैं। क्राइसिस के फादर जो सूर्यदेव के बहुत बड़े पुजारी रहते हैं, यानी जिसे हम सूर्यदेव यानी हम अपोलो भी कह सकते हैं सूर्यदेव को। तो क्राइसिस के फादर अपोलो के बहुत बड़े पुजारी रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगला कैरेक्टर्स की। तो अगला नंबर आता है जियस का। जियस जो है वो सभी देवी देवताओं के राजा रहते हैं। बड़े बड़े निर्णय ये जियस के द्वारा ही लिया जाता है और सारे मैटर को सॉल्व भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वल्केनो इनके पुत्र का नाम होता है। वल्केनो जियस के पुत्र का नाम होता है। आगे चलकर हम समझेंगे कि इनका इस एपिक्स में क्या योगदान रहा। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ कैरेक्टर्स के नाम इस इलियाड के लिए। अब बढ़ते हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी की तरफ। मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक हो सके तो यह स्टोरी शॉर्ट में और संक्षिप्त में और अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो यह स्टोरी बेसिकली हेलेन जो कि उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला रहती है और प्रियम के पुत्र पेरिस के चारों तरफ घूमती रहती है। यह स्टोरी पेरिस और हेलेन के चारों तरफ घूमती रहती है। होता यह है कि एक दिन पेरिस स्पार्टा देश के लिए रवाना होता है और वहाँ जाकर के हेलेन से मिलता है। पेरिस एक सुंदर और नौजवान राजकुमार रहता है। तो हेलेन उसे देखते ही पहली ही नज़र में वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद भले ही हेलेन की शादी हो चुकी होती है, लेकिन वो इसकी जरा भी परवाह ना करते हुए हेलेन पेरिस के प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वे दोनों मौका मिलते ही ट्रोजन देश के लिए रवाना हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पे पेरिस का जोरदार स्वागत किया जाता है, क्योंकि पेरिस ग्रीस की विश्व सुंदरी को उठाकर ले आया था। तो इसलिए वहाँ इसका बहुत सादर और सत्कार किया जाता है। पेरिस और हेलेन शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन उधर ग्रीस देश में चारों तरफ तबाही मच जाती है, क्योंकि एक राज्य के राजकुमारी के भाग जाने से पूरे देश में, पूरे ग्रीस देश में एगामेमनन, मेनालोस, एक्लिस और बड़े बड़े योद्धाओं की चारों तरफ किरकिरी होने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें। इसके बाद एगामेमनन के नेतृत्व में, एगामेमनन जो कि ग्रीस आर्मी का हेड रहता है, उसके नेतृत्व में एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें पेट्राक्लोस और एक्लिस जैसे वीर योद्धा भाग लेते हैं और निर्णय करते हैं कि ट्रोजन देश पर आक्रमण किया जाए। वे अपना अपमान का बदला लेने के लिए
ट्रोय देश की तरफ निकल पड़े। लेकिन ट्रोय देश के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थीं जिन्हें पार कर पाना ग्रीक सेना के लिए मुश्किल था। तो उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जो कि ट्रोय देश की तरफ जाता हो। लेकिन बाद में उन्हें एक रास्ता का पता चला और इसी कारण से वे क्राइसी नामक शहर जो कि ट्रोजन देश में पड़ता है उस पर इन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहाँ से वे दो लड़कियों को उठा लाए जिनका नाम क्राइसिस और ब्राइसिस था। क्राइसिस और ब्राइसिस को उठा लाने के बाद एगामेम्नन जो कि कमांडर इन चीफ था ग्रीक्स आर्मी का, उसे ब्राइसिस को दे दिया गया, क्राइसिस को दे दिया गया, और एक्लिस जो कि एक महान योद्धा था ग्रीक्स आर्मी का, उसे ब्राइसिस को दे दिया गया। एगामेम्नन को क्राइसिस दे दिया गया और एक्लिस को ब्राइसिस दे दिया गया। इस प्रकार से उन लड़कियों का बंटवारा किया गया। लेकिन क्राइसिस के फादर जो कि सूर्य देव यानी अपोलो के बहुत बड़े भक्त थे, वे एगामेम्नन के पास बहुत सारे धन दौलत को लेकर के पहुँचे। उन्हें उम्मीद था कि एगामेम्नन इस धन दौलत को लेकर के उसकी बेटी क्राइसिस को छोड़ देगा। लेकिन एगामेम्नन ने क्राइसिस के पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और किसी भी हाल में क्राइसिस को उनके पास लौटाने से इनकार कर दिया। क्राइसिस के पिता जो कि सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सूर्यदेव यानी अपोलो से प्रार्थना की कि किसी भी हाल में उनके कैंप यानी ग्रीक्स आर्मी के कैंप में महामारी फैल जाए ताकि सारी सेना मर जाए ग्रीक्स आर्मी की। इस कारण से ग्रीक्स आर्मी के कैंप में प्लेग नाम की महामारी फैल गई और कुछ ही दिनों में बहुत सारे सैनिक अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। लेकिन एगामेम्नन को इसकी कोई फिक्र नहीं थी, वह अपने लाइफ को जीने में मस्त था। लेकिन जब यह बात एक्लिस को पता चली कि प्लेग नाम के महामारी के कारण उनकी सेना मर जा रही है, तो उसने इसका रीज़न जानने के लिए केल्चस जो कि ग्रीक्स आर्मी का प्रिडिक्टर था उसे बुलाया और इसके बारे में बताने को कहा कि आखिर यह प्लेग नाम की महामारी कैसे शुरू हुई और कैसे ठीक होगी। केल्चस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि उसने सब सच बता दिया तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी जान की सुरक्षा एक्लिस से मांगी। एक्लिस ने उसे अपना वचन दिया कि जब तक एक्लिस रहेगा उसे कोई छू भी नहीं सकता। इसके बाद प्रेडिक्टर केल्चस ने बताया कि इन सारी समस्याओं का जड़ एगामेम्नन है, क्योंकि एगामेम्नन ने ही क्राइसिस को उसके पिता के पास लौटाने से इनकार कर दिया और क्राइसिस के पिता सूर्यदेव के बहुत बड़े पुजारी हैं और उन्हीं सूर्य देवता के कारण पूरे कैंप में प्लेग नाम की महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सारी सेनाएं हमारी मर रही हैं। यदि क्राइसिस को उसके पिता के पास लौटा दिया जाए तो यह सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह बात जब एक्लिस को पता चली कि एगामेम्नन के कारण ही पूरे कैंप में महामारी फैली हुई है, तो उसने एगामेम्नन से क्राइसिस को लौटाने का अनुरोध किया। लेकिन एगामेम्नन ने किसी प्रकार से क्राइसिस को लौटाने से इनकार कर दिया। हर तरफ एगामेम्नन की बुराइयां होने लगी, उसे पब्लिकली इंसल्ट किया जाने लगा। बाद में एगामेम्नन ने क्राइसिस को लौटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसके बदले में उसने एक्लिस जो लड़की रखे हुए था ब्राइसिस को, तो क्राइसिस के लौटाने के बदले वह ब्राइसिस की मांग करने लगा। यह सुनकर एक्लिस को बहुत अधिक क्रोध आया, लेकिन वह एगामेम्नन से जूनियर था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाया। उसने ब्राइसिस को एगामेम्नन के पास भेज दिया और वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उसने आगे से ग्रीक्स आर्मी की तरफ से कोई भी युद्ध ना लड़ने का फैसला किया। अपने कुछ साथियों के साथ एक्लिस अपने कैंप में जा पहुंचा, लेकिन एक्लिस के बिना पेट्राक्लोस के बिना
एगामेमनन की पूरी सेनाएं बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। इधर एक्लिस भी क्रोधित होकर अपनी माँ टेथिस को बुलाता है और उनसे बोलता है कि किसी भी हाल में वो जियस, जो कि देवी देवताओं के राजा रहते हैं, तो जियस की मदद से किसी भी हाल में वो ग्रीक्स आर्मी को हरा दे और ट्रोजन देश की मदद करे, ताकि सारे ग्रीक्स की सेना उनसे आकर गिड़गिड़ाए, उनसे माफ़ी मांगे। यह सूचना लेकर के उसकी माँ टेथिस, जो कि समुद्र की देवी रहती है, वह जियस के पास जाती है और जियस से ट्रोजन देश को जितवाने के लिए कहती है और ग्रीक्स की सेना को हराने के लिए कहती है। लेकिन कुछ देवी देवता जो कि ग्रीक्स की सेना की तरफ से रहते हैं, वे इसका विरोध करते हैं। वहाँ पे देवी देवताओं का बहस शुरू हो जाता है, लेकिन अंत में इस प्रकार का मैटर वल्केनो के द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। वल्केनो, जो कि जियस के पुत्र होते हैं, उनके द्वारा इस मैटर को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि इलियाड की जो प्रथम बुक यानी फर्स्ट बुक है, वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक्लिस और पेट्राक्लोस के बिना ही एगामेमनन युद्ध में चल देता है, लेकिन वह इस युद्ध में ट्रोजन देश की सेना से कई बार हार चुका होता है। तब अपने दूत को भेजकर वह एक्लिस और पेट्राक्लोस को इस युद्ध में लड़ने के लिए कहता है, लेकिन एक्लिस किसी भी प्रकार से राजी नहीं होता। लेकिन बाद में पेट्राक्लोस, जो कि ग्रीक्स की सेना का एक बहादुर सिपाही होता है, वह इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी मौत हेक्टर के द्वारा हो जाती है। पेट्राक्लोस की मौत हेक्टर के द्वारा हो जाती है। हेक्टर, जो कि ट्रोजन देश की सेना का मुख्य सदस्य होता है, उसके द्वारा पेट्राक्लोस की मौत हो जाती है। पेट्राक्लोस की मौत का समाचार सुनने के बाद एक्लिस हेक्टर को मारने के लिए आग बबूला हो उठता है और वह इस युद्ध में शामिल हो जाता है और इस युद्ध में वह हेक्टर को मार भी देता है। हेक्टर के द्वारा पेट्राक्लोस की मौत होती है और एक्लिस हेक्टर को मार देता है। लेकिन बाद में पेरिस, जो कि हेलेन का पति होता है, वह हेक्टर का बदला लेने के लिए एक्लिस को मार देता है। एक्लिस की भी मृत्यु हो जाती है। पेरिस की मृत्यु एगामेमनन के द्वारा होती है। इस युद्ध के दौरान ही पेरिस की मृत्यु एगामेमनन के द्वारा हो जाती है। पेरिस की जैसे ही मृत्यु होती है, वैसे ही हेलेन विधवा हो जाती है। लेकिन हेलेन पेरिस के छोटे भाई डिफोबस से शादी कर लेती है। लेकिन इस युद्ध में डिफोबस भी जिंदा नहीं बचता है। उसे भी मेनेलोस के द्वारा मार दिया जाता है। मेनालोस, जो कि हेलेन का पहला पति होता है, उसके द्वारा डिफोबस को मार दिया जाता है। डिफोबस को मारने के बाद हेलेन विधवा हो जाती है, लेकिन अंत में वह फिर से मेनालोस के साथ रहने लगती है। इस प्रकार से द इलियाड यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक इसे संक्षिप्त में और अच्छे से वर्णन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।